नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी नेपाल के तख्ता पलट को लेकर सुपर पावर अमेरिका से एक बेहद बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा की सरकार का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश की ही तरह उग्र प्रदर्शन युवाओं से करवा कर किया, जिसमें 50 निर्दोष लोगों की मौत हुई, 2000 से ज्यादा घायल हुए और सैकड़ों इमारतें, वाहनों को आग लगाई गई। हत्या तब हो गई जब PM ओली उनके मंत्रियों को खोज कर मारा पीटा गया और क्षतिग्रस्त कर पूरी की पूरी नेपाली संसद और सुप्रीम कोर्ट को भंग कर दिया गया, आग के हवाले किया गया। कहा गया कि नेपाल के सामाजिक संगठन नेताओं ने भ्रष्ट ओली सरकार के खिलाफ यानी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया और उसके प्रसारण को जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित किया गया, जिससे नेपाल में प्रदर्शन और उग्र हो गया। आपको बता दें, इसकी पुष्टि इस साल मार्च में द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में भी की गई थी कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका से साठगांठ कर कुछ नेता तख्ता पलट कर सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसको लेकर कुछ के तो नाम भी सामने आ गए थे जिन पर कथित तौर पर सत्ता परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने का आरोप लगा था। दोस्तों, द संडे गार्जियन ने USAID के इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और अमेरिकी लोकतांत्रिक संगठनों की तरफ से प्रकाशित कार्यक्रम आउटपुट के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने नेपाल में तख्ता पलट के लिए $900 मिलियन झोंक दिए। यही नहीं, द संडे गार्जियन के हवाले से जारी डॉक्यूमेंट्स में पता चला है कि 2020 से नेपाल को $900 मिलियन से ज्यादा की अमेरिकी सहायता दी गई, जिसका ज्यादातर हिस्सा वॉशिंगटन स्थित कंसोर्टियम CIPPS, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स की ओर से संचालित शासन, मीडिया, नागरिक और चुनावी गतिविधियों में लगाया गया। इसके लिए किताब भी लिखी गई, जिसमें ऐलान के साथ नेपाल सत्ता परिवर्तन की बात अमेरिका के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखने के साथ कहा गया कि नेपाल के ओली की चीन से ज्यादा नजदीकी सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका, चीन दोनों ही सुपर पावर देश है और भीख देकर पाकिस्तान, नेपाल जैसे छोटे देशों को उनकी सरकारों को गुलाम बनाते आ रहे हैं। मई 2022 में USAID ने नेपाल के वित्त मंत्रालय के साथ $402.7 मिलियन के डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2025 तक $158 मिलियन पहले ही बांटे जा चुके थे और $244.7 मिलियन अभी भी खर्च नहीं हुए। इसके अलावा भी अलग से $500 मिलियन का मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन समझौता हुआ, जिस पर 2017 में हस्ताक्षर किए गए, जिसे कड़े विरोध और संसदीय विवादों के बाद फरवरी 2022 में ही अनुमोदित किया गया था। वह भी अभी लागू है और 2025 की शुरुआत तक MCC ने सिर्फ $43.1 मिलियन फंड वितरित किए थे, लेकिन समझौते की अवधि बढ़ा दी गई, जिससे इसके बुनियादी ढांचे और शासनिक परियोजनाएं जीवित रही। दोस्तों, अमेरिकी मदद में अगर इन दोनों पैकेजेस USAID और MCC को जोड़ दिया जाए तो कुल $900 मिलियन से ज्यादा की मदद हो जाती है। अगर इस फंड को और ज्यादा तोड़कर देखें तो पता चलता है कि इस रकम में $37 मिलियन नागरिक समाज और मीडिया के लिए, $35 मिलियन किशोर प्रजनन स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए और $8 मिलियन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के लिए आवंटित किए गए, जो नेपाल जैसे देश के लिए बहुत है। यही नहीं, अमेरिका ने चीन से दूर रहने के लिए $5 लाख का छोटा प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी रिसोर्स सेंटर नेपाल भी शुरू किया और उस पर ही पूरा रकम खर्च की गई, जिसके बाद आलोचकों का मानना है कि स्वास्थ्य और शोध जैसे दिखने वाले ये कार्यक्रम असल में राजनीतिक पहुंच और नैरेटिव बनाने के औजार होते हैं। दोस्तों, सुशीला कार्की की ताजपोशी के बाद अब कहा जा रहा है कि NGO के जरिए नेपाल में हिंसा की आग अमेरिका की बांग्लादेश की तरह देन ही थी। दोस्तों, बात भी कुछ सच होती दिख रही है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट से पता चलता है कि NDI, IRI और IFES ने जिस तरह से गतिविधियां चलाई, यह सामाजिक गतिविधियां हकीकत में काफी संदिग्ध हैं। NDI ने वर्ष 2020-22 के बीच संघीय ढांचे, दलित अधिकार, जलवायु परिवर्तन और युवाओं की भूमिका पर रिपोर्ट निकाली और युवाओं के लिए ट्रेनिंग टूल किट तैयार की। दोस्तों, IRI के राष्ट्रीय सर्वे में भी इसकी झलक मिलती है, क्योंकि IRI के जरिए जनता के मूड को मापा गया और दिखाया गया कि युवाओं में नई पार्टियों की चाहत और बेरोजगारी को लेकर असंतोष कितना गहरा है। आपको बता दें, 22 में IFFS ने स्थानीय चुनावों में तकनीकी सहयोग और मतदाता जागरूकता अभियान चलाए। युवाओं को इसको लेकर बढ़ चढ़ कर, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वर्ष 2022 में IFFS ने स्थानीय चुनावों में तकनीकी सहयोग और मतदाता जागरूकता अभियान चलाए, जिसको लेकर युवाओं ने बढ़
चढ़कर हल्ला बोला। दोस्तों, अमेरिकी मदद से आधिकारिक रूप से समाज सेवा के नाम पर जारी कार्यक्रमों का लक्ष्य नेपाल में लोकतंत्र को और मजबूत करने के नाम पर तख्ता पलट था। दोस्तों, युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के नाम पर विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करवाना अमेरिका की चाल बताई गई। यही नहीं कहा गया कि वर्ष 2022 से जो संगठन दल ओली को बदलने तख्ता पलट की बातें करते थे, वही कुछ साल पहले अमेरिकी फंडिंग से चलने वाले ट्रेनिंग और एक्टिविज्म प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे थे, जो साबित करता है कि सुशीला कार्की बांग्लादेश की ही तरह नेपाल में अमेरिका की देन है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।